हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है नेशनल ज्योग्राफिक ने रिकॉग्नाइज किया है सदर्न ओशियन को ग्लोब का दुनिया का 5वां ओशियन के तौर पर। तो नेशनल ज्योग्राफी ने दुनिया के 5वें ओशियन जो है उसको रिकॉग्नाइज किया है और ये सदर्न ओशियन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट एक बहुत अच्छे से याद रखना। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन जो है इसने सदर्न ओशियन को दुनिया का 5वां ओशियन रिकॉग्नाइज कर लिया है। सदर्न ओशियन जो है गाइस ये इकलौता ऐसा ओशियन है जो कि 3 दूसरे ओशियन को टच करता है और एक कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से जो है वो घेरता है, कंप्लीटली इंब्रेस करता है एक कॉन्टिनेंट को, राइट। तो जो कि हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये ग्लोब पर देख सकते हो सदर्न ओशियन जो है वो हम लोग को साउथ में अटलांटिक देखने को मिलता है, राइट। तो उसको पूरी तरह से जो है ये घेर लेता है। और देखो गाइस, हम लोग को पूरे जो 4 ओशियन जो देखने को मिलते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्टिक ओशियन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आप इसको मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को जो पैसिफिक ओशियन जो दिखाई देता है, आप लोग जानते हैं उसके बारे में, पैसिफिक ओशियन के बारे में, ये हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो चाइना है उसके हम लोग को ईस्ट की तरफ, और जो अमेरिका है और जो कनाडा है और साउथ अमेरिका जो है उसके वेस्ट की तरफ हमें नजर आता है। और फिर अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को, या फिर ऊपर नॉर्थ यूरोप की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे या फिर कनाडा की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन यहाँ पर जो है वो नजर आता है, दिखाई देता है, राइट। तो उसके अलावा इंडियन ओशियन आप जानते ही है इसकी लोकेशन, और आर्टिक ओशियन और सदर्न ओशियन आपको पता ही है, ये 5वां भी घोषित कर दिया गया है सदर्न ओशियन, राइट। ये 5वां ओशियन जो है वो घोषित किया गया है और 4 ओशियन अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन और आर्टिक हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इसकी नदर्न लिमिट जो है वो 60 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पर हम लोग को देखने को मिल रही है और इसे डिफाइन किया गया है आर्टिक सरकमपोलार करंट के द्वारा। और ये जो आर्टिक सरकमपोलार करंट जो बना था वो 34 मिलियन साल पहले बना था और ये करंट जो है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो फ्लो करता है एंटार्क्टिका में, यानी कि ये ओशियन करंट जो है वो हम लोग को वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो एंटार्क्टिका में देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉग्नाइज करता है इस टर्म को और इसने 1937 में रिकॉग्नाइज किया था
और बाद में 1953 में हालांकि इसे निरस्त कर दिया था। बट अभी नेशनल ज्योग्राफिक ने जो है वो ये किया है, इस मैगजीन ने सदर्न ओशियन को दुनिया का 5वां ओशियन रिकॉग्नाइज किया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको लोकेशन वाइज भी पता होने चाहिए और आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में। अब देखिए, रज पर्व फेस्टिवल या उत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है, क्वेश्चन अगर आए तो ओडिशा आपको याद रखना है। रज पर्व उत्सव जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। और 3 दिनों तक ये मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, एक उत्सव हमें देखने को मिलता है। धरती माता भूमा देवी जिसे कहते हैं, और महिलाओं के लिए ये फेस्टिवल समर्पित है, राइट। मदर अर्थ और वुमेनहुड के लिए ये फेस्टिवल जो है वो समर्पित है 3 वर्ष का। और इस फेस्टिवल के पहले दिन को पहिलो रजो, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाहा या फिर बासी रजा कहा जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और चौथे और अंतिम दिन त्योहार का समापन वसुमती स्नान या फिर भूमा देवी के स्नान के रूप में होता है, जिसे वसुमती गड़ुआ कहा जाता है। तो वसुमती गड़ुआ या वसुमती स्नान जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो चौथे दिन में ये फाइनल डे होता है और मतलब एंड हो जाता है, यानी कि 3 दिन तक पर्व चलता है और चौथे दिन इसकी समाप्ति हम लोग को देखने को मिलती है। यह पर्व, ये फेस्टिवल जो है वो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति में, समर सीजन जैसे ही खत्म होता है उसकी समाप्ति से और मॉनसून के आगमन से भी जुड़ा हुआ है। मॉनसून से एसोसिएटेड ये फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून से। तो ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। रज प्रभा फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है, धरती माता के ऊपर और वुमेनहुड के ऊपर समर्पित ये फेस्टिवल है, याद रखिएगा। अब पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। और गाइस, हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में आपको एंड में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको अगर कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एंड में जो है वो सुन सकते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की यहां पर बात हो रही है कि एक एनुअल रिपोर्ट अभी पब्लिश करी है। किसने करी है? चैरिटीज एड फाउंडेशन ने पब्लिश करी है। हर साल ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश करती है और दुनिया की लार्जेस्ट सर्वे चैरिटेबल एंडेवर्स की हमें पूरे दुनिया भर की देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट जो है वो दुनिया भर से धर्मार्थ प्रयासों से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो चैरिटी जो लोग करते हैं ना, तो उसका ये सर्वेक्षण करती है ये। और इसका पहला जो एडिशन जो था वो सितंबर 2010 में 2010 में जारी किया गया था। 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि दान करने की प्रवृत्ति के 3 एस्पेक्ट जो है ये देखती है, राइट। इसमें हम लोग को किसी अजनबी की मदद करना शामिल है, डोनेट करना मनी चैरिटी के लिए, धर्मार्थ हेतु दान किया गया धन हम लोग को जो देखने को मिलता है, और इसके अलावा किसी संगठन के लिए किया गया स्वैच्छिक जो समय, वॉलंटियर टाइम भी हमें देखने को मिलता है कि लोग अपना टाइम भी देते हैं ना कुछ चीज की सेवा करने के लिए, तो इसमें टाइम भी इंक्लूडेड है। हर चीज जो है वो पैसों से नापी नहीं जाती, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीज आप ध्यान में रखना, ये रिपोर्ट 3 चीजों को चेक करती है। पहली चीज तो हमें देखने को मिलती है कि किसी स्ट्रेंजर की कौन मदद कर रहे हैं या किस कंट्री में किसी स्ट्रेंजर की कितनी मदद की जा रही है, किस कंट्री के अंदर पैसे जो है वो चैरिटी के तौर पर डोनेट किए जा रहे हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना टाइम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। सबसे जेनरस कंट्री, विश्व का सर्वाधिक उदार देश जो है वो हम लोग को इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश बताया जा रहा है चैरिटी के मामले में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है गाइस, ये इकलौती हाई इनकम कंट्रीज हैं जो कि इस साल टॉप 10 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और इंडिया जो है वो 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात हम लोग को नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट O2 मतलब प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के समय पर बहुत बुरी स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, तो ये प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का जो कार्यालय है भारत सरकार के अधीन, तो इसकी ये परियोजना, इसकी ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड जो है उसको फुलफिल करने के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड, तो उसमें मदद करेगी ये सभी स्टेक होल्डर्स को जो कि इसमें काम कर रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की बात करें तो इस टॉपिक को काफी डिटेल में मैं आप लोग को कई बार जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस टॉपिक का कल ही मैंने एक मतलब जो जनरल स्टडीज का अपना चैनल है
उस पर एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जनरल स्टडीज के चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। उआपा से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैंने वहां पर बताई हुई है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर जो है वो देखिएगा। कल ही एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया है। मैं एक काम करूंगा, वहां पर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये वीडियो जो है वो पोस्ट कर देता हूं, तो फिर आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। लेटेस्ट आपको उसमें मिल जाएगा ये वीडियो, मतलब कि जो अपने चैनल्स है ना टेलीग्राम के, तो उसमें जो आप रिसेंट में देखेंगे तो आपको वो वीडियो की लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो उआपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसकी एक अन्य रूप से अस्पष्ट धारा 15 की रूपरेखा को परिभाषित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बेंच जो है उन्होंने एक निर्णय देते हुए अधिनियम की धारा 18, 15, 17 को लागू करने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तो हुआ यह है कि एक जजमेंट को डिलीवर करते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है सेक्शन 15 को उआपा के, राइट, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो मेंशन किए हैं कि जब इसका सेक्शन 16, 17, 18 इस कानून का जब लागू किया जाएगा तो क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तो पूरा मामला क्या है गाइस, तो नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम 2019 जो हमें देखने को मिला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका विरोध जब किया जा रहा था, इसके दौरान किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोपों का सामना करने वाले दिल्ली दंगों के आरोपियों को जमानत देते समय यह मुद्दा सामने आया। इसमें से कुछ विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप में परिवर्तित हो गए, राइट, यानी कि कुछ जो विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्टर जो थे वो वॉयलेंट हो गए थे, और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई मौतें हो गई थी। तो आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे हो गए थे इनिशियल, अगर हम बात करें इनिशियल पीरियड में 2020 के, राइट, स्टार्टिंग के पीरियड में तो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें दंगे हो गए थे और दंगे के दौरान कुछ लोगों की जो है वो मौत भी हो गई थी, राइट। और सेक्शन 15, 17 और 18 उआपा का क्या कहता है गाइस, तो अधिनियम की धारा 15 आतंकवादी कृत्यों से संबंधित अपराधों को आरोपित करती है, कि यानी कि जो भी इंडिविजुअल जो है वो मतलब कि टेररिज्म से रिलेटेड है या टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। धारा 17 के तहत आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने पर दंडित करने का प्रावधान किया गया है, कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद या टेररिस्ट एक्ट अगर कमिट कर रहा है और उससे रिलेटेड कोई वो फंड रेस कर रहा है, यानी कि एक्ट को करने के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसकी धारा 18 के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य करने हेतु साजिश आदि रचने, यानी कि कोई अगर कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है, प्लान अगर कर रहा है, राइट, टेररिस्ट एक्ट को रचने का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। या आतंकवादी कृत्य करने हेतु तैयारी करने वाले किसी भी कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो टेररिस्ट एक्ट कमिट कर सकता है, राइट, या फिर हमें देखने को मिलता है कि मतलब प्रिपरेशन कर रहा है वो टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। इसके बारे में सेक्शन 18 के अंदर जो है वो मेंशन है। अब कोर्ट ने, अदालत ने मतलब क्या टिप्पणियां करी, क्या ऑब्जर्व किया, तो आतंकवादी अधिनियम टेररिस्ट एक्ट को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड लाइटली। अदालत ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां वो होती हैं जिनसे निपटना सामान्य दंड कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसी की क्षमता से बाहर होता है। तो टेररिस्ट एक्ट से लड़ना जो होता है वो नॉर्मल जो एजेंसीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो उनकी कैपेसिटी के बाहर जब चला जाता है कुछ ऐसी एक्टिविटी, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के दायरे में आ जाती है, राइट। तो ये चीज कही जा रही है। हर आतंकवादी एक अपराधी हो सकता है, लेकिन हर अपराधी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस जजमेंट में जो है वो मेंशन की गई है। देखो गाइस, आपको पता है गाइस कि उआपा जो कई बार सरकार यूज करती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट उस व्यक्ति को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि अगर एक व्यक्ति को किसी को टेररिस्ट का टैग मिल गया तो वो सिर्फ परेशानी वाली बात जो है वो उसके लिए नहीं है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए। उसकी फैमिली मेंबर जब बाहर निकलती है रास्ते में तो लोग उन्हें टेररिस्ट के फैमिली के तौर पर देखने लगते हैं, और उसमें फिर बहुत बुरी स्थिति जो है वो पूरे फैमिली की जो है वो हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीज भी है। और ये बेसिकली आतंकवाद कृत्यों की तुलना राज्य में सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या से नहीं की जानी चाहिए, राइट। टेररिस्ट एक्ट जो है उसको इक्वेट नहीं करना चाहिए
जैसे कि स्टेट के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को टेररिस्ट जो है वो घोषित कर दिया, उसके एक्ट को टेररिस्ट एक्ट घोषित करते हुए उसे टेररिस्ट बोल दिया। और आतंकवादी अधिनियम को आईपीसी के तहत पारंपरिक अपराधों के अंतर्गत आने वाले मामलों में लापरवाही से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें जो है वो अदालत ने बताई हैं। इस फैसले का हम लोग को क्या इंप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, तो इस फैसले के साथ ही अदालत ने राज्य के लिए उआपा के तहत आतंकवाद के आरोप में व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए मानदंड ऊंचे कर दिए हैं। मतलब कि एक इंडिविजुअल को जब टेररिज्म के तहत बुक किया जाएगा तो बार जो है वो रेस कर दिया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कृत्य होने चाहिए, तब जाकर वो टेररिस्ट जो है वो घोषित किया जाएगा या टेररिस्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसले में व्यक्तियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से आतंकवाद मामलों की श्रेणी में नहीं आने वाले मामलों में भी उआपा के कथित दुरुपयोग की ओर संकेत किया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए तो इसे उआपा को ड्रैकोनियन लॉ जो है वो कहते हैं। छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों, मणिपुर में पत्रकारों और अन्य लोगों के खिलाफ विस्तृत श्रेणी के कथित अपराधों के लिए राज्य द्वारा इस प्रावधान का उपयोग करने में तीव्र वृद्धि को देखते हुए अदालत द्वारा व्यक्त की गई यह सतर्कता अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मतलब जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके खिलाफ ये टेररिस्ट एक्ट जो है वो जारी किया जा रहा था। और बैकग्राउंड की बात करें गाइस तो वर्ष 2019 में उआपा के तहत कुल 1126 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2015 में इन मामलों की संख्या जो थी 897 थी। तो अब देखिए संख्या जो है वो इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको इस चीज को देखते हुए अदालत ने जो है वो ये फैसला लिया, और ये जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और उआपा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड टॉपिक बनाया हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उआपा के बारे में मैं लिंक जो है वो पोस्ट कर रहा हूं टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम के थ्रू जो है वो आप लिंक ओपन कर लीजिएगा, या फिर आप अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा, मेरे किसी स्टूडेंट ने लिंक डाल दी होगी, या फिर मैं ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक अवेलेबल भी करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स पे, राइट, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स पे लिंक को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली देखने को मिली है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो 42nd सेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस का रिसेंटली हुआ है। पहली बार फूड एंड एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्चुअल मोड पर हुई है। और कॉन्फ्रेंस की बात करें गाइस तो ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर की ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। ये निर्धारित करती है पॉलिसीज को, नीतियों को, राइट, नीतियों, संगठन की जो नीति है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो नीति है उसको निर्धारित करती है। बजट के लिए मंजूरी मतलब अप्रूव करती है बजट को, और कृषि मुद्दों पर सदस्य देशों के लिए सिफारिश देने जैसी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर मुद्दे जितने भी होते हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स होती हैं एफएओ की, तो उनको रिकमेंडेशन जो है वो दिए जाते हैं। अब देखो एफएओ की रणनीतिक रूपरेखा 2022 से 31 के लिए हमें क्या देखने को मिल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 से लेकर 2031 तक एफएओ जो है वो क्या कार्य करने वाली है। तो इस साल की कॉन्फ्रेंस में एफएओ के जो मेंबर्स हैं ये अडॉप्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 टू 2031। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेमवर्क का मेन एम क्या है कि टू सपोर्ट 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर एफिशिएंट, मोर इंक्लूसिव, मोर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम फॉर बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड अ बेटर लाइफ, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहां पर कहा गया है कि इसका मेन फोकस जो है इस फ्रेमवर्क का 2022 से लेकर 2031 का, कि यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनमें से जो गोल मेंशन्ड है उनको बेसिकली बहुत गंभीरता से जो है वो लागू करना है। इसका मेन फोकस ये है कि मेंबर कंट्री जो है वो सभी की सभी इस प्रकार से लागू करें। एक तो कि ये कोई भी व्यक्ति जो है वो फूड एंड मतलब एग्रीकल्चर के मामले में, खाद्य के मामले में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे, राइट, सभी को इसके अंदर शामिल करना है। एफिशिएंट तरीके से सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम पर काम करना है और बेटर प्रोडक्शन करना है, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट बनाना है, बेटर लाइफ जो है वो बनानी है। तो इस एजेंडा को जो है वो उन्होंने अपनाने पर फोकस किया, मेन फोकस है यही वाली चीज। और 4 बेटर्स की बात करी, इसमें एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स की बात करेगी, कैसे जो है वो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 को फोकस किया गया नो हंगर,
कि भुखमरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 को इसमें इनइक्वालिटी रिड्यूस करने पर मेनली टारगेट किया गया है, राइट। तो इसकी जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस किया। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कि ये फ्रेमवर्क की आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 से 2031 का भी किसने अडॉप्ट किया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको मेनली पता होना चाहिए। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने पर मेनली फोकस किया जा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाएंगे कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो है वो किससे रिलेटेड है। पहला गोल है तो पता ही होना चाहिए कि गरीबी को दूर करना है, दूसरा गोल हंगर को दूर करना है, 10वां गोल इनइक्वालिटीज को जो है वो रिड्यूस करना है, जो हम लोग को जेंडर इनइक्वालिटी और वेरियस प्रकार की इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की इनइक्वालिटी को जो है वो कम करना है, रिड्यूस करना है। अब मेनली हम लोग फोकस करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, खाद्य एवं कृषि संगठन के ऊपर। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पॉइंट टू बी नोटेड। इंटरनेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल प्रयास करती है ये हंगर को, भूखमरी को खत्म करने के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि यूनाइटेड नेशन का गठन जो है वो किस दिन किया गया था और गोल क्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हमें देखने को मिलता है। इनका गोल है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करना, सभी के लिए इंश्योर करना कि लोग जो है उनको इतना खाना मिल सके और अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके जिससे कि वो हेल्दी और एक्टिव लाइफ जो है वो जी सके, राइट। तो न्यूट्रिशियस फूड लोगों को मिल सके जिससे कि वो हेल्दी और क्वालिटी लाइफ जो है वो जी सके। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स कौन सी हैं। ग्लोबल फूड एंड फूड क्राइसिस, और हर 2 साल में FAO पब्लिश करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को 1961 में, जिसके तहत फूड स्टैंडर्ड्स, फूड गाइडलाइंस, फूड टेक्स्ट्स वगैरह जो है वो डेवलप किए जाते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व खाद्य सम्मेलन, वर्ल्ड फूड समिट का आयोजन किया था। इस शिखर सम्मेलन में हमें देखने को मिला था कि रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 1997 में FAO ने भूख से लड़ने में सहायता प्राप्त करने हेतु टेलीफूड, संगीत, खेल कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का एक अभियान शुरू किया, राइट। कॉन्सर्ट्स वगैरह, कैंपेन वगैरह, कॉन्सर्ट्स वगैरह और स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह, दूसरी एक्टिविटीज वगैरह को शामिल किया, जिसके तहत जो है वो फूड की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस की जा सके। FAO ने 1999 में गुडविल एम्बेसडर्स प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत करी। मेन पर्पस इस प्रोग्राम का यह था कि पब्लिक और मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट करना, और किस चीज के लिए, अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन के लिए जिसमें 1 बिलियन लोग जो है वो कंटिन्यू सफर कर रहे हैं क्रॉनिक हंगर और मालन्यूट्रिशन से, राइट। और मतलब कि बहुत लंबे समय से लोग जो है वो भूखमरी से जो है वो पीड़ित हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं। तो इस चीज पर जो है वो मीडिया का और लोगों का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज जो है वो शुरू करी थी, गुडविल एम्बेसडर प्रोग्राम। 2004 में राइट टू फूड गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई थी, जिसमें गाइडेंस जो है वो ऑफर किया गया था स्टेट्स को कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए राइट टू फूड के ऑब्लिगेशन को, राइट, कि कैसे जो है वो इसको इंप्लीमेंट करना है, राइट, कि भोजन के अधिकार संबंधी उनके दायित्वों को पूरा करने हेतु मार्गदर्शन इसके अंदर दिए गए थे, गाइडेंस जो है वो दिए गए थे कि कैसे इसे अडॉप्ट करना है। FAO ने इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC 1952 में क्रिएट किया था। FAO जो है गाइस ये डिपॉजिटरी हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनल ट्रीटी की, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे प्लांट ट्रीटी कहते हैं, सीड ट्रीटी या फिर ITP-GRFA जो है वो कहा जाता है, जो 2004 में लागू हो गई थी। और ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS पार्टनरशिप, ये इनिशिएटिव जो है वो 2002 में लाया गया था। और ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था, उस समय ये समिट जो है वो लाया गया था। तो ये FAO से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और FAO के बारे में जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया ना, ये सब चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि कब जो है वो इसका गठन हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका काम कहां क्या है, राइट। तो ये चीज थोड़ी ज्यादा याद रखना और कुछ प्रोग्राम्स के बारे में एक आइडिया रखना। गाइस सुप्रीम कोर्ट ने
इटालियन मरीन्स का मामला जो है वो क्लोज कर लिया है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ जो है वो लगाया गया था। इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केरला का जो कोस्ट है गाइस, इस पर 2 मछुआरों की हत्या करने के आरोप में 2 इटली के नौसैनिक के खिलाफ जारी ये आपराधिक मामला जो था, इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण मतलब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार इटली सरकार द्वारा अपने देश में ही इन नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो आपको पता होगा इस कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था कि केरला के नजदीक में इनकी शिप जो है वो खड़ी हुई थी इटली की, राइट। तो इसके अंदर इनके नेवल ऑफिसर्स मौजूद थे। तो हुआ क्या था कि यहीं पर ही 2 मछुआरे जो थे गाइस, मछुआरों की बोट वगैरह जो थी वो यहाँ पर आ रही थी इनकी शिप के नजदीक, मछली पकड़ने के लिए आ रहे थे बेचारे। अब इनको लगा कि ये पायरेट्स हैं, लुटेरे हैं, राइट। तो इनका इंटेंशन जो है वो ये मतलब लूटना है। इनको ऐसा लगा ये ऑफिशियल को इटली के, राइट, नेवल ऑफिशियल्स को, तो इन्होंने इनके ऊपर गोली चला दी। गोली चलाने में 2 मछुआरों की मौत हो गई, राइट। फिर मामला जो है वो चलता रहा। ये मामला जो है वो 2012 का था और ये मामला जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहा। फिर हमें देखने को मिला कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो इन्होंने बोला इंडिया को कि इंडिया जो है वो इस मामले को छोड़ दे, और इटली से कहा कि इटली कंपनसेशन दे और इंडिया इस मामले को छोड़े और मामला जो है वो इटली में चलाया जाए, ना कि इंडिया में। तो अभी जो है वो इनको मरीन्स को जो है वो मतलब बंद कर दिया, केस बंद कर दिया गया, मरीन्स को इटली भेजा जा रहा है, राइट। और इसके अलावा एक्सेप्ट कर लिया शीर्ष अदालत ने वर्ष 2012 में केरल तट के पास हुई समुद्री गोलीबारी में मारे गए मछुआरों के परिजन को इटली गणराज्य द्वारा जमा की गई 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को स्वीकार कर लिया गया। अब 10 करोड़ रुपीज जो है वो जो अफेक्टेड जो है यानी कि जो विक्टिम्स की जो फैमिली है उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली और उनको जो है वो छोड़ने की बात कर ली। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार इटली नौसैनिकों पर आपराधिक मुकदमा चलाना भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राइट। यानी कि इसने बोला, यूएनसीएलओएस ने जो है वो ये चीज कही, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने ये चीज कही कि आप जो है वो किसी फॉरेनर के ऊपर इस प्रकार से, स्पेशली जो मरीन्स जो है वो मतलब यानी कि इटली के नेवल ऑफिशियल्स हैं उसके खिलाफ आप अपनी कंट्री के अंदर मामला नहीं चला सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और भारत सरकार ने शीर्ष अदालत से इन इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह किया था। तो देखो आर्टिकल 142 क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फैसला लेती है, राइट। कि जैसे कि आपको पता है कि गाइस कोर्ट हमने देखने को मिलती है कि किस पर बिलीव करती है, कि जो भी हम लोग को कानून देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो काम करती है। बट देखो कई बार क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोर्ट जो है वो फैसला लेती है। तो इसके बारे में आर्टिकल 142 के अंदर मेंशन्ड है। तो देखो ट्राइब्यूनल ने क्या चीज कही, तो 3:2 के नजदीकी वोट के साथ अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि इतालवी नौसैनिकों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत इतालवी राज्य अधिकारियों के रूप में राजनयिक प्रतिरक्षा हासिल थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो हासिल थी, उसके तहत जो है वो उन्हें रिलीज कर दिया गया। इस घटना की आपराधिक जांच फिर से शुरू करने के लिए इटली द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता, इटली ने कमिट किया है कि वो इस पूरी कार्रवाई को जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगा, कार्रवाई को फिर से शुरू करेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए इस मामले में। ये चीज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो करी और मतलब इसको ऑब्जर्व करी और फिर इटली के इस कमिटमेंट को ऑब्जर्व करते हुए इस केस को जो है वो क्लोज कर दिया। अब जो नौसैनिक हैं ये इटली जाकर मामला जो है वो उनका इटली में चलेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट 75 इंडिया की बात करेंगे गाइस। देखो रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों कन्वेंशनल सबमरीन जो है इसके निर्माण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो जारी करने को मंजूरी दे दी है। तो 6 सबमरीन जो है वो तैयार की जा रही हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। और आरपीएफ एक घोषणा परियोजना है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है जिसे किसी संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक जो है वो करती है अपनी इस डिक्लेरेशन को, अनाउंसमेंट को, जो दर्शाता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए ठेकेदारों द्वारा बोलियां लगाई जा सकती हैं। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर आ सकते हैं, बोली लगा सकते हैं और उस हिसाब से उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा।
अब इस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया में ही हम लोग जो है वो सबमरीन बनाएंगे, 6 सबमरीन बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस सबमरीन में लगा होगा और इसकी कुल कीमत होने वाली है 43,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट 75-1 जो है ये 2007 में अप्रूव कर दिया गया था। इंडियन नेवी के 30 ईयर प्लान का ये हिस्सा है कि हम लोग सबमरीन को जो है वो इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये पहली अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हमें देखने को मिल रही है, जो कि 2016 में जिसको प्रोमोलगेट किया गया था कि इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, इंडिया में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल अलाउ करेगा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को कि वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेन डिफेंस मेजर्स के साथ, लीडिंग फॉरेन डिफेंस मेजर के साथ, और हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि हमारे ऊपर इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। और एक्विजिशन इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर जो हमें देखने को मिल रही है, इसे पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडियन फर्म्स अलोंग विद फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन मेक इन इंडिया डिफेंस जो है वो रेफर किया गया है। मतलब कि देखो यहां पर हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो क्या फॉरेन कंपनीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करेंगे और जो भी चीज बनेगी वो इंडिया के अंदर ही बनेगी। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। और वन ऑफ द लार्जेस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ये हमें देखने को मिल रहा है, ये इसका महत्व है। और इट विल सर्व टू फैसिलिटेट फास्टर एंड मोर सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन और ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट अ टीयर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। और तेजी से सबमरीन कंस्ट्रक्शन को इंडिया के अंदर जो है वो सफलतापूर्वक बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसमें हम लोग जो है वो काफी तेजी से टेक्नोलॉजी को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे दूसरी कंट्री से। इसमें सेल्फ रिलायंस को इंश्योर किया जा रहा है, आत्मनिर्भरता को इंश्योर किया जा रहा है, राइट, कि इंडिया में ही जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये हमारी करंट डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट के ऊपर, उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस कर देगा और सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता को और डिपेंडेबिलिटी सप्लाई जो होंगी वो इंडिजीनियस सोर्सेस के थ्रू आएंगी, यानी कि इंडिया में ही पार्ट्स बनाए जाएंगे पूरे के पूरे सबमरीन के। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। और देखिएगा अभी हो क्या रहा है, हम लोग ने ये सब यानी कि सबमरीन बनाने का प्लान और तेजी से बनाने का प्लान जो है वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, जो चाइना की हमें देखने को मिलती है, तो ये काफी तेजी से अपने न्यूक्लियर सबमरीन आर्सेनल को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है, राइट। और हमें अपने इंडो पैसिफिक क्षेत्र को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि चाइना का जो है वो मेन फोकस है इस क्षेत्र पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर जो है वो अपना अधिकार जमाना, राइट, क्योंकि इसने मूवमेंट करना तो ऑलरेडी शुरू कर ही लिया है श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप करते हुए। तो इसलिए हमें भी अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तगड़ी रखनी है। और 30 साल के सबमरीन प्लान की भी बात करें, जिसका ये हिस्सा प्रोजेक्ट 75 हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो आपसे एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ही रहा हूं, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो किसका हिस्सा है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हिस्सा आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम लोग सबमरीन जो है वो इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है वो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और 30 साल का सबमरीन प्लान है, उसका ये हिस्सा है प्रोजेक्ट 75। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जून 1999 में अप्रूव करी थी 30 साल की सबमरीन बिल्डिंग प्लान को, जिसके अंदर कहा गया था कि 24 हम लोग सबमरीन को इंडिया के अंदर ही बनाएंगे 2030 तक, राइट। प्रोजेक्ट 75 आई ने प्रोजेक्ट 75 को सक्सीड किया है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 पहले था, उसके बाद प्रोजेक्ट 75 आई आया, और जिसके अंदर 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन कलवरी क्लास की, जो कि स्कॉर्पियन क्लास के ऊपर बेस्ड है, वो वाली सबमरीन, इसे मजागांव डॉक लिमिटेड पर बनाया जाएगा। और तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज, जो कि ऑलरेडी शामिल कर ली गई है मार्च 2021 में, जो कि इसके हिस्से में हम लोग को, यानी कि ये पूरी चीज हम लोग को इसमें प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। और टोटल 24 सबमरीन जो है वो इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी और 6 सबमरीन जो होंगी वो न्यूक्लियर पावर्ड हमें देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और गाइस इंडिया के पास सिर्फ अभी एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत इस समय पर, और आईएनएस अरिघट ये भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो कि बहुत ही जल्दी हम लोग शामिल करने वाले हैं। और एक आईएनएस चक्र भी हमें देखने को मिलती है, ये भी न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे हम लोगों ने रशिया से लीज पे लिया है। अब बात करते हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में।
तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये डिसाइड करने की कि कोई भी नई पॉलिसी जो आती है कैपिटल एक्विजिशन से रिलेटेड 3 सर्विसेज के अंदर, यानी कि कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, वेपन्स परचेज कर रहे हैं, कुछ भी चीज को परचेज कर रहे हैं, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो फैसला लेती है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें देखने को मिलती है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। इसे बनाया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर, जो कि रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जो 2001 में आई थी कारगिल वॉर के बाद, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो इसे बनाया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता होने चाहिए। अब गाइस डिस्कस करते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में। तो देखिए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने वर्चुअली उद्घाटन किया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का, और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं। बाकी यूपीएससी वाला फैक्ट नहीं पूछेगी आपसे। और ये मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत जो है वो इसे बनाया गया है, इस फूड पार्क को रायपुर के अंदर। और इस फूड पार्क के तहत लगभग 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगी, और लगभग 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। 25,000 फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। अब इसे लॉन्च किया गया था मेगा फूड पार्क स्कीम को 2008-2009 में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए और फूड के वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, फूड में वैल्यू ऐड करने के लिए, हर एक स्टेज में सप्लाई चेन की इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि रखा गया था। तो इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली इसमें फोकस किया जाता है पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर, ऐसी कमोडिटीज के ऊपर जो कि खराब हो जाती है, जैसे कि हमारी सब्जियां वगैरह होती है, अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाती है वो। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये इंप्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क स्कीम। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ आप कि जो फूड है, राइट, खाना है, अगर आप उसको लंबे समय तक अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो फूड प्रोसेसिंग उसमें इन्वॉल्व होती है ना। अब जैसे कि आपको, जैसे कि मान के चलता हूं मैं, आपको जैम जो होता है, राइट, जैसे मैं बोलता हूं कि जैम जो है वो आप बनाते हो वेरियस फ्रूट से, फ्रूट जैम होता है। अब फ्रूट अगर आप लेकर बैठोगे तो वो तो सड़ जाएगा कुछ समय बाद, बट उसका अगर आप जैम बना दोगे तो वो सालों साल चलता है। उसमें कुछ हम लोग देखते हैं कि वो डाल दिए जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो है वो डाल दिए जाते हैं, सालों साल चल जाता है वो, मतलब 12 महीने 6 महीने तो उसकी वैलिडिटी रहती है, राइट। मेगा फूड पार्क जो है वो क्रिएट करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फूड प्रोसेसिंग के लिए, साथ ही साथ वैल्यू चेन पर भी काम करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम फार्म टू मार्केट, यानी कि किसान के खेत से लेकर मार्केट तक पूरी व्यवस्था की जाती है। कोल्ड चेन स्टोरेज की बात की जाती है, जैसे कि आज की डेट में आजकल वो कुछ गाड़ियां भी हमें देखने को मिल रही हैं, ट्रक हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि कोल्ड चेन स्टोरेज के ऊपर आधारित है, यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है जिससे कि सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, ये सब चीजें खराब ना हो, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना इसका मेन एम है, जिसके थ्रू लिंक किया जाए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मार्केट के साथ, यानी कि वही मैंने आपको बताया, फार्म को मार्केट से लिंक करने पर ये मेनली फोकस करती है, एक मैकेनिज्म पर काम करती है। किसानों को, फूड प्रोसेसर्स को, रिटेलर्स को जो है वो एक साथ लेकर आती है और इंश्योर करती है कि मैक्सिमम वैल्यू एडिशन हो, मिनिमम वेस्टेज हो, फार्मर की इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्रिएट हो, स्पेशली रूरल सेक्टर के अंदर। तो इस पर मेनली ये फोकस होता है इसका। अप्रोच क्या है, तो स्कीम जो है वो क्लस्टर अप्रोच के ऊपर आधारित है, राइट। इसमें मेन फोकस किया जाता है स्टेट ऑफ आर्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही साथ वेल डिफाइंड एग्री हॉर्टिकल्चर जोन के ऊपर ये सेटअप किए जाते हैं, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में। और एक पार्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वेल एस्टेब्लिश सप्लाई चेन हमें देखने को मिलती है, यानी कि पूरा एक ऐसा एरिया जहां पर फुल फ्लेज फैसिलिटी होती है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी फैसिलिटी होती है, रिटेलर जो है वहां से आकर डायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूस को परचेस कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बिल्कुल फ्रेश पूरा वो रहता है, यानी कोल्ड चेन स्टोरेज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके कंपोनेंट्स के तौर पर जैसे कि मेगा फूड पार्क के अंदर हम लोग को सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में कलेक्शन सेंटर देखने को मिलता है जो कि कलेक्ट करता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर देखने को मिलता है जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर देखने को मिलता है, कोल्ड चेन होती है, और अराउंड 25 से 30 फुली डेवलप्ड प्लॉट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं, और जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सेटअप की जाती है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50 करोड़ रुपए हर एक मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता जो है वो प्रोवाइड करती है। मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हमें देखने को मिलती है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक सब्सिडरी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस या स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनाई गई है।
राइट। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो आज की डेट में 22 मेगा फूड पार्क्स हमें ऑपरेशनल देखने को मिल रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसके तहत ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इससे बनाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स था। पेपर 3 की बात करेंगे। हाई लेवल डायलॉग हम लोग को डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट पर देखने को मिल रहा है। देखो आज की डेट में सूखा वाली स्थिति है, जमीन जो है वो बंजर हो गई है, डेजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो फार्म लैंड है जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बंजर हो गई है, बैरन लैंड जो है वो बन गया है, राइट। डेजर्टिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पर जो है वो एक डायलॉग, एक मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। और इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, नाम से समझ में आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, किस चीज के लिए? डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, राइट। तो किस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करना है, जो फाइट चल रही है लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करने की, और मतलब पूरे दुनिया भर में क्या प्रयास जो है वो किए जाए जिससे कि हम हेल्दी लैंड को जो है वो रिस्टोर कर दें, ऐसी बंजर जमीन को वापस हरियाली में जो है वो बदल दें। तो इस पर एक डायलॉग हम लोग को देखने को मिला। पीएम मोदी जो है गाइस, तो वो प्रेसिडेंट है इस डायलॉग के 14 सेशन के, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के। और हेल्दी लैंड की क्यों आवश्यकता है गाइस? तो लैंड जो है ये फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी का। जमीन होगी तभी तो हम लोग फूड सिक्योरिटी को जो है वो कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। अगर ऐसी बंजर जमीन पर थोड़ा ना हम लोग जो है वो सब्जी उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें अच्छी जमीन चाहिए, राइट, फर्टाइल लैंड चाहिए, राइट, उपजाऊ जमीन चाहिए। तो ऐसी बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें हेल्दी लैंड की आवश्यकता है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एनवायरमेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रॉपर, क्योंकि वहां पर अगर कुछ नहीं होगा, ऐसी बंजर जमीन होगी तो कहां कोई जीवन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ना कोई पशु मिलेगा, ना कोई पक्षी मिलेगा, ना ह्यूमन सेटलमेंट हो पाएंगे, राइट। तो ये सब चीज है। तो इसमें जीरो हंगर को अचीव करने के लिए, पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने के लिए, अफोर्डेबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी लैंड का होना, राइट। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो उसको भी यहां पर शामिल किया गया, क्योंकि उस गोल्स में भी ये सब चीजें हम लोग को हंगर खत्म करने की बात की जाती है। तो जरा बताओ मुझे, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 और गोल नंबर 10 किससे रिलेटेड है? जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इसके बारे में, राइट, थोड़ी देर पहले बात करी है, तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा। और देखो पूरे दुनिया भर में 1/5 हम लोग को जमीन ऐसी देखने को मिल रही है, मतलब कि 2 बिलियन हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया खराब हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, जिसके अंदर हमें जितना एग्रीकल्चरल जमीन थी उससे आधे से भी ज्यादा हम लोग को एरिया देखने को मिल रहा है, मतलब कि बहुत नुकसान है। मतलब फूड इनसिक्योरिटी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अनलेस वी चेंज हाउ वी मैनेज सॉइल, तो हम लोग जब तक नहीं ये चेंज करेंगे कि कैसे हम सॉइल को मैनेज करें, ओवर 90% जमीन जो होगी वो 2050 तक डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। इवन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को साइंटिफिक तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में किसान वगैरह भी जब हम देखते हैं कि जब बिना साइंटिफिक अप्रोच के फर्टिलाइजर वगैरह जब जमीन पर ऐड करते हैं तो जमीन खराब हो जाती है। आपने ईवीएस की, एनवायरमेंट की, मेरा पेड कोर्स परचेज किया होगा, लिया होगा, तो उसमें आपको पता है कि मैंने आप लोग को अभी कुछ समय पहले ही इन सब चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट खराब होता है, जिसमें जमीन वगैरह जो है वो किस प्रकार से खराब हो जाती है, क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ इनिशिएटिव भी बताए थे कि कैसे जो है उसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात करी। और लैंड डिग्रेडेशन जो है गाइस, ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है 1/5 हमारी प्लैनेट के लैंड के एरिया को, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। 3.2 बिलियन लोग जो हैं उनकी लाइफ इंपैक्ट होती है, उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन के कारण। 40% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर देता है लैंड डिग्रेडेशन, इस प्रकार की चीजें, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, इसके अलावा ड्रॉट, सूखे पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वाइल्ड फायर हमें देखने को मिलते हैं, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन होता है, लोग जो है वो छोड़कर जाते हैं, स्पीसीज वगैरह जो है वो छोड़कर जाती हैं, काफी सारी जूनोटिक इन्फेक्शन जो है वो इमर्ज होते हैं, बनते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करेगा इस, तो 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को लिंक कर रहा है कि किस प्रकार से सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए जमीन का, राइट। तो इससे रिलेटेड ये चीज हमें देखने को मिलती है। इकलौता ऐसा कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है जो कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है, रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 के। फोकस एरिया जो है वो यही है कि जितनी भी हम लोग को ये एरिड जमीन देखने को मिलती है, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरिया जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोग ड्राई लैंड कहते हैं, राइट। और ये मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम है
जो कि हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसको ठीक करना है, उसको सुधार इसमें लेकर आना है, मतलब कि जो डेजर्ट जो वाला जो एरिया है उसे कन्वर्ट करना है हम लोग को उसमें ग्रीनरी में, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी। और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर फिनिश होता है। हमारे कौन से कोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। तो पॉलिटी का कोर्स आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स कोर्स में लिखी हुई है, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है पूरा का पूरा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो आप जो भी कोर्सेज यहां पर लेते हैं गाइस, ये इंश्योर हो जाइए कि उस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि फुल फ्लेज आपकी तैयारी जो है वो कोर्स में करवाई जाती है। इसके अलावा एनवायरमेंट का हमारा कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। इकोनॉमिक्स के कोर्स अवेलेबल हैं और बाकायदा इसके डेमोज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको डेमो क्लास वगैरह अटेंड करनी है तो पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। सीसेट का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, राइट, और फुल फ्लेज कोर्स यहां पर है और कुछ भी चीज इसमें छोड़ी नहीं जाती, पूरी आपकी तैयारी करवाई जाती है। यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और करंट अफेयर्स के पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको पीडीएफ पेड पैकेज जो है वो मिलता है, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं रिवीजन करने के लिए, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मंथली बेसिस पर, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और कोई भी समस्या आती है कोर्सेज से रिलेटेड, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9713282838 पर। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो है मेंस का एक आंसर राइटिंग कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, पर्सनल गाइडेंस दिए जाते हैं, 6 ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जीएस 1 2 3 4 सभी इसमें कवर्ड है। इसमें इस कोर्स में ये मान लीजिए कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, अप टू यूपीएससी लेवल के आपके आंसर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।